हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हमारी चर्चा चल रही है एक्सटेंशन एजुकेशन पर। एक्सटेंशन एजुकेशन में हमने आधे से ज़्यादा अपने जो भी टॉपिक थे उनको कवर अप कर लिया है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है, हालाँकि जो लोग पूछ रहे हैं कि कौन-कौन सा टॉपिक अभी बचा है, तो मैं उनको बता दूँ कि आप एक्सटेंशन एजुकेशन की पहली क्लास ले लीजिए। वहाँ पर आपको पूरा पहले दिन आपको पूरा टॉपिक लिखाया जाता है, पूरा टॉपिक बताया जाता है कि हम कौन-कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो आप एक बार जाकर पहली क्लास को जो आपकी इंट्रो क्लास होती है उसको ज़रूर लिया कीजिए। कोई भी ब्रांच जब भी आप पढ़ें तो सबसे पहली क्लास को ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको अनुमान लग जाता है कि हमें लगभग कितना समय लगेगा अपने टॉपिक को या अपने जो हमारा ब्रांच है इसको कवर अप करने में, साथ ही साथ हमें कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। और आपको पता चल जाएगा कि हमने कौन से कवर अप कर लिए हैं, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि अभी कौन-कौन से बचे हैं। तो आप में से जिन्होंने भी एक्सटेंशन एजुकेशन की पहली क्लास नहीं ली है, वो जाकर पहली क्लास ले लीजिए, ठीक? कल जो हमारी बात हुई थी, वो हुई थी नवाचार पर, यानी कि इनोवेशन क्या है, हमने इसके बारे में बात किया था। साथ ही साथ हमने अभिग्रहणकर्ता के बारे में बात किया था और विसरण के बारे में बात किया था। नवाचार का मतलब था नई चीज़ें, नई पद्धति, नए खोज। वहीं आपने अंगीकरण का मतलब समझा था, अंगीकरण यानी कि अभिग्रहण जिसे हम एडॉप्टर कहते हैं। यानी कि जो भी व्यक्ति नई चीज़ों को अपनाता है, वही आपका अभिग्रहणकर्ता कहलाता है। विसरण का मतलब होता है फैलाना। मतलब जो भी नई चीज़ें, नए अनुसंधान, नए खोज हुए हैं, उनको जन-जन तक पहुँचाना ही क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। इसी में आपने समझा था कि जो नवाचार होता है इसकी प्रक्रिया क्या होती है, तो हमने इसमें आपको मुख्य रूप से 5 चरणों से अवगत कराया था। साथ ही साथ हमने अभिग्रहणकर्ता के बारे में समझा था कि अभिग्रहणकर्ता क्या होते हैं। अभिग्रहणकर्ता का वर्गीकरण भी किया था। एक तो व्यक्तिगत अभिग्रहणकर्ता के आधार पर, दूसरा हमने स्वीकारकर्ता के आधार और अस्वीकारकर्ता के आधार पर वर्गीकरण किया था। लास्ट में हमने नवाचार को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में समझा था। तो ये कल का टॉपिक आपका था क्या नवाचार। आई होप कि आपको कल की क्लास रिकॉल हो गई होगी। आज की क्लास जो है उसमें हम देखने वाले हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो इसे हमें 2 दिन में कवर अप करना होगा। आज की जो आपकी स्टार्टिंग हो रही है वो यहाँ से हो रही है कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत कब हुई, क्यों हुई, किसके द्वारा हुई, इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये कब स्टार्ट किया गया था? इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1958 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा हुआ था। तो भारत ये जो 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर को क्या होता है? 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस होता है। उन्हीं के स्मृति में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो हमारे जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, उनके कर कमलों से हुआ था। महात्मा गांधी आपको पता ही है कि एक महान नेता, स्वतंत्रता सेनानी थे। वो एक समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की भी बलि दे दी थी। तो महात्मा गांधी का कहना ये था कि भारत गाँव का देश है। यहाँ पर 70 से 80% जो जनसंख्या है वो गाँव में निवास करती है। कृषि और कृषि से संबंधित जो भी रोजगार हैं, उन पर आश्रित होती है। लेकिन वे गरीबी, भूखमरी,
बीमारी, अज्ञानता, अशिक्षा, अंधविश्वास, रूढ़िवादी परंपराओं, कुरीतियों, इन सब से बहुत बुरी तरह से ग्रस्त हैं। जब तक उनके पेट में अनाज नहीं होगा, रहने को मकान नहीं होगा, पहनने को वस्त्र नहीं होगा, उनके पास शिक्षा नहीं होगी, तब तक भारत को आज़ादी जो मिली है उसका कोई मतलब नहीं है। भारत की प्रगति की बात करना भी एक उनके हिसाब से एक बेईमानी होगी। तो उन्होंने कहा कि जो झुग्गी-झोपड़ियों में लोग रह रहे हैं, उनको मतलब उनकी जो मूलभूत आवश्यकता है कम से कम उसको पूरा किया जाए, उनको रोज़गार दिया जाए, उनको शिक्षा दिया जाए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामवासियों का अपना कार्यक्रम है। ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, ये ग्रामवासियों का अपना कार्यक्रम है। इसे वो स्वयं बनाते और चलाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक विकास के महत्व को स्वीकारते हुए कहा था कि सामुदायिक विकास योजनाएं संपूर्ण भारतवर्ष में एक ऐसी चमकीली जीवंत और गत्यात्मक चिंगारी हैं जिससे आशा और विश्वास की किरणें फूटकर निकलती हैं। ये कथन किसका था? तो ये कथन था आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू का। उन्होंने कहा कि ये जो आपका उन्होंने ये बताया कि सामुदायिक विकास के महत्व को स्वीकारते हुए उन्होंने पहली बात तो इसको स्वीकारा और कहा कि सामुदायिक विकास योजना संपूर्ण भारत में एक ऐसी चमकीली, जीवंत और गत्यात्मक चिंगारी है जिसमें आशा और विश्वास की किरणें फूटकर निकलती हैं। भारत पर जितने भी विदेशी आक्रमण हुए थे, आपको पता है कि हमारा भारत पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था। लेकिन जो विदेशी लोग थे उन्होंने आक्रमण किया। जब वो आक्रमण करते थे तो उनका उद्देश्य यही होता था कि वो हमारी भारत की सुख संपदा को लूट लेते थे। भारतीयों को तड़पाया, तरसाया जाता था। बदले में छोड़ा तो केवल उन्होंने गरीबी छोड़ा, भूखमरी छोड़ी, अज्ञानता छोड़ा, अशिक्षा छोड़ी, बीमारी छोड़ी। बाकी वो हमारे देश से इस सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश को वो कैसा हाल बनाकर चले गए, ये हम सब इससे अवगत हैं। तो अंग्रेजों के समय में भारतीय ग्रामीणों की स्थिति एक बंधुआ मजदूर की तरह हुआ करती थी। अन्न उपजाते थे किसान और उसका जो आनंद उठाया जाता था वो किसके द्वारा उठाया जाता था? तो वो अंग्रेज उठाते थे। काम करते थे हमारे भारतीय लेकिन शासन करने कौन आता था? अंग्रेज शासन करते थे। भारतीयों को इनकी जो दुर्दशा थी वो इस दुर्दशा से मुक्ति दिलाने के लिए यहाँ के वासियों के तन, मन, धन सब न्यौछावर कर दिया, आज़ादी प्राप्त की। इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। तब जाकर कहीं 15 अगस्त 1947 को ये हमारा देश आज़ाद हुआ। आज हम 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। आज़ादी के बाद राजनेताओं ने दिमाग में उनके ये प्रश्न उठ रहा था तो कोई ऐसी योजना चलाई जाए जिससे जो भारतीय स्थिति है उसमें सुधार आए। आपने देखा था कि जो अभी आपने प्रसार गतिविधियाँ पढ़ी थी उसमें भी आपने देखा था कि ग्रामीणों के ही उत्थान के लिए स्वतंत्रता पूर्व भी बहुत ज़्यादा प्रयास किए गए थे और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी काफ़ी प्रयास किए गए थे। इन्हीं ग्रामीणों के जीवन स्तर को उठाने के लिए, इनको रोज़गार देने के लिए, इनको शिक्षित करने के लिए, ताकि ये अपने जीवन स्तर को उठा सकें, शिक्षित हो सकें। इन्हीं के लिए प्रौढ़ शिक्षा भी चलाई गई थी। प्रौढ़ शिक्षा कब चलाई गई थी? ज़रा एक बार कमेंट बॉक्स में छाप कर बताइएगा। तो इन्हीं जो ग्रामीण थे, इन्हीं की स्थिति में सुधारने के लिए तमाम प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए थे। उसी के साथ ही ये जो आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, इसको भी चलाया गया था। अगला पॉइंट अगर हम इसी में समझें तो सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है? सामुदायिक विकास। लेकिन सामुदायिक विकास को समझने के पहले हमें पता है ये जो सामुदायिक विकास है ये सामुदायिक और विकास दो शब्दों से मिलकर बना है। तो सबसे पहले हमें समुदाय का अर्थ समझना होगा, देन हम समझेंगे विकास का अर्थ। समुदाय का एक बहुत सिंपल सा अगर आप बात समझे तो समुदाय क्या है?
समुदाय यानी कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के समूह को समुदाय कहते हैं। ऐसा एक भौगोलिक क्षेत्र जिसमें निवास करने वाले व्यक्तियों का जो समूह होता है, वही आपका समुदाय कहलाता है। और आपने तो सामुदायिक स्वास्थ्य भी पढ़ा है, जन स्वास्थ्य पढ़ा है, आपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य पढ़ा है ना? जब हेल्थ साइंस आपने पढ़ी थी, तो ये चीज़ें पढ़ी थी और वहाँ पर समझा भी था कि समुदाय क्या होता है। ये जो लोग एक समूह में रहते हैं, एक भौगोलिक क्षेत्र में एक समूह में निवास करते हैं, इनका खान-पान, रहन-सहन, रीत-रिवाज, धार्मिक आस्था, लोकाचार इनमें समानता आपको देखने को मिलती है। वो परस्पर एक-दूसरे से मिलकर, एक-दूसरे की मदद कर सामुदायिक भावना से निर्भर होकर जीवन व्यतीत करते हैं। तो इनका काम क्या होता है? ये एक-दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। लोकाचार में इनके इनके रहन-सहन में, इनके खान-पान में, इनके जो रीत-रिवाज हैं, जो इनकी संस्कृति है, आपको इनमें सब में समानता देखने को मिलेगी, जो एक समुदाय के व्यक्ति होते हैं। इस प्रकार एक समुदाय में निम्न बातें दृष्टिगोचर होती हैं। यानी कि समुदाय आप किसे कह पाएँगे? जब कुछ पॉइंट यहाँ पर आपको दिए गए हैं, अगर ये बातें आपको मिलती हैं, तभी क्या होगा? तभी आपका ये समुदाय कहलाएगा। मतलब इसके लिए 4 चीज़ें आपका इसमें होना आवश्यक है। पहला, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। दूसरा, व्यक्ति का समूह होना चाहिए। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के होने से ही कुछ नहीं होता है। उस निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, उनमें समुदाय की भावना होनी चाहिए और साथ ही साथ उसमें आत्मनिर्भरता भी होना चाहिए। अगर ये 4 चीज़ें हैं, तभी आप उनको समुदाय कह पाएँगे। अगर आप इसे एक ऐसे जोड़ें, मतलब एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र प्लस व्यक्तियों का समूह प्लस सामुदायिक भावना प्लस आत्मनिर्भरता बराबर समुदाय, ठीक? तो इस चीज़ को आप समझिएगा, समुदाय क्या है? तो अगर हम इसे समझें, तो समुदाय संकीर्ण प्रादेशिक घेरे में रहने वाले उन व्यक्तियों के समूह को वो समूह है जो सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक? या समुदाय सबसे छोटा एक क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलू अंगीकार होते हैं। ये आपने समझा कि हम समुदाय किसे कहते हैं। अगर क्या 2 लोग हैं तो हम उसे समुदाय कहेंगे? नहीं, समुदाय के लिए आपका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, उनमें सामुदायिक भावना होना चाहिए, साथ ही साथ आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। तभी हम उसको क्या कहेंगे? तभी हम उसको कहेंगे समुदाय। अगला जो हमारा वर्ड था वो था विकास। क्या था? विकास। वैसे तो आप सभी को पता है कि विकास क्या है, यानी कि सामान्य रूप से आप वृद्धि और परिपक्वता को ही आप विकास कहते हैं। विकास धीरे-धीरे होता है, लेकिन ये क्रमिक होता है। समुदाय की दृष्टि से देखें तो विकास का अर्थ ये होता है कि जैसे सामाजिक संबंधों को उन निश्चित दशाओं में वृद्धि लाना जिसमें समाज को योग्यता और क्षमता में वृद्धि हो। यानी कि हम इसे अगर बिल्कुल सरल भाषा में बोलें, तो सरल भाषा में ये हो जाएगा कि निम्न जीवन स्तर से उच्च जीवन स्तर की ओर कदम बढ़ाना ही विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? जैसे जो निम्न जीवन स्तर है, अगर वहाँ से हम उच्च जीवन स्तर की तरफ विकास करते हैं, तो यही हमारा विकास कहलाता है। अब जैसे आपने देखा कि समुदाय की विशेषताएँ होती हैं, उसी तरह से हरलॉक ने विकास की भी 3 अवस्थाएँ बताई। 3 अवस्थाएँ कौन-कौन सी बताई? पहली इन्होंने बताई प्रगतिशील, दूसरी बताई क्रमिक और तीसरी बताई समुन्नत। क्रमिक क्या है? और प्रगतिशील क्या है? क्रमिक क्या है? समन्वित क्या है? जो आपका प्रगतिशील है,
प्रोग्रेसिव है, इसका मतलब ये होता है कि विकास जो होता है हमेशा चलता रहता है। और आपने ये विकास की विशेषताओं में भी पढ़ा है कि विकास क्या होता है, विकास हमेशा आगे की तरफ होता है, पीछे की तरफ नहीं होता है। यानी कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक निर्धारित स्वरूप में बदलते हुए परिवेश में परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। अगर हम बात करें क्रमिक की, तो ये क्या होता है, क्रमिक का अर्थ होता है कि विकास प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन में अवश्य ही कोई ना कोई क्रम होता है। विकास आपका एक क्रम में चलता है, ये क्रमिक होता है, ठीक? जैसे आपने विकास की कई अवस्थाएं पढ़ी थी, तो अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो सबसे पहले आपका शैशवावस्था आता है, बाल्यावस्था आता है, किशोरावस्था आता है, प्रौढ़ावस्था आता है, वृद्धावस्था आता है। अगर ये क्रम नहीं है तो क्या है? क्या पहले किशोरावस्था आ जाएगा या पहले वृद्धावस्था आ जाएगा? या पहले आप बाल्यावस्था ले आएँगे फिर शैशवावस्था लेकर आएँगे? नहीं, ये विकास जो होता है एक क्रम में चलता रहता है। विकास की प्रक्रिया क्रमिक रूप से चलती है, इसमें कोई न कोई क्रम आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपने विकास के क्रम में ही पढ़ा है, एक मस्तकोध्मुखी पढ़ा है और निकट से दूर विकास का क्रम पढ़ा है, ठीक? तो ये विकास क्या होता है, क्रमिक होता है। अगर हम समुन्नत का अर्थ समझें, तो समुन्नत का अर्थ होता है परिवर्तन कभी भी संबंधहीन नहीं होता, बल्कि हर एक परिवर्तन के बीच कोई न कोई संबंध आपको अवश्य ही मिलेगा। तो इन्होंने, जो हरलॉक महोदय थे, इन्होंने विकास की यही 3 विशेषताएँ बताई थी। क्या? कि जो प्रगति है, प्रगति होता है, इसमें क्रमिक होना चाहिए और ये समुन्नत होना चाहिए। तो यही 3 विशेषताएँ इन्होंने बताई थी, किसने? हरलॉक ने। आपको ध्यान रखना है कि हरलॉक ने विकास की कौन-कौन सी विशेषता बताई या फिर हरलॉक ने विकास की कितनी विशेषताएँ बताई थी, तो इन पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। और विकास का अर्थ क्या है? विकास का अर्थ है निम्न जीवन स्तर से उच्च जीवन स्तर की ओर कदम दर कदम बढ़ाना ही आपका विकास कहलाता है, ठीक? ये तो आपने समझा कि विकास का क्या अर्थ है। अब अगर हम इसी में थोड़ा और बात करें, तो जो सामुदायिक कार्यक्रम है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जनता के सहयोग से, जनता के कल्याण के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाला सामूहिक प्रयास है। ये जो आपका क्या है, ये जो आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किसके लिए है? तो ये जनता के सहयोग से है, जनता के कल्याण के लिए है, सरकार के द्वारा किए जाने वाला एक सामूहिक प्रयास है। ग्रामीण जनता ग्रामीण जनता स्वयं के प्रयासों से सरकार द्वारा उपलब्ध जो भी तकनीकियों, आर्थिक सहायता से कार्यक्रम बनाती और इसका क्रियान्वयन भी करती है, ताकि उनका जो रहन-सहन का स्तर है और जीवन स्तर है वो ऊँचा उठ सके, उनके विचारों में परिवर्तन आ सके। तो इन्हीं सभी बातों के लिए ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, ये चलाया गया था, किसके लिए? ग्रामीणों के लिए या फिर जनता के लिए। किसकी सहयोग से? तो जनता के ही सहयोग से और सरकार द्वारा किए जाने वाले सामूहिक प्रयास से। इन सभी कार्यक्रमों का एक ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें समुदाय के लोग अपनी आवश्यकता का निर्धारण करते हैं। समुदाय के लोग संगठित होकर कार्य करते हैं। इसमें मिल-जुल कर लोग कार्य करते हैं। समुदाय के लोग अपनी आवश्यकताएँ, अपनी समस्याओं को पहचानते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी समस्याओं को पहचानना। आवश्यकताओं की पूर्ति, समस्याओं का समाधान करते हैं, अपनी क्षमता और उपलब्ध सभी प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं, योजनाएँ जो बनी होती हैं उनका क्रियान्वयन भी खुद ही करते हैं। आपको पता होगा कि ये जो कार्यक्रम चलाया गया था, ये इसका जो क्रियान्वयन होता है, ये ग्रामीणों के द्वारा ही किया जाता है, ग्रामीणों का ही ये कार्यक्रम था। सरकार के द्वारा इनको आर्थिक और जो भी तकनीकी हैं उनकी सहायता इनको दी जाती है। और भी ऐसे कई मतलब कई कह सकते हैं उपाय करते हैं ये, ठीक? अब
ज़रा हम इनकी अगर जो परिभाषाएँ हैं, बहुत सारी परिभाषाएँ हैं। एक परिभाषा आप अगर बुक उठाकर देखेंगे, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम को की आपको एक परिभाषा नहीं मिलेगी। आपको कई परिभाषा मिलेंगी, मुझे लगता है कम से कम 10-12 परिभाषाएँ आपको देखने को मिल जाएँगी। तो जो 10-12 परिभाषाएँ हैं, उनका सार क्या निकलता है? उन सभी परिभाषाओं के कहने का अर्थ क्या होता है, वही सार आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सारे जो परिभाषाएँ हैं, उनका निचोड़ आपको यहीं पर दिया जा रहा है, जिसे हम कहते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार। ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्यों चलाया जा रहा है, किसके लिए चलाया जा रहा है, यही सारे परिभाषाओं में बताया गया है। अब हम 10-12 परिभाषाओं को ना पढ़ते हुए बस इसके सार को एक नज़र देख लेते हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। अगर हम बात करें सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार, तो ये जो आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, ये एक प्रक्रिया होती है। क्या है ये? ये एक प्रक्रिया है, एक प्राविधि है, जनता और सरकार का साझा प्रयास है। अभी अगर आपने ध्यान से सुना होगा, तो जो हम पिछले 10 मिनट से बात कर रहे हैं, 20 मिनट से, वो क्या है? तो वो यही बात कर रहे हैं कि ये जनता का प्रोग्राम है, जनता के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। क्रियान्वयन जनता के द्वारा किया जाता है। सरकार इसमें सहायता करती है, आर्थिक और तकनीकी सहायता भी देती है। ये एक प्रकार का आंदोलन है। ग्रामीणों के जीवन स्तर को उठाने के लिए ये एक प्रकार का आंदोलन होता है। ग्रामीणों के कल्याण के लिए आवश्यकताओं का स्वयं निर्धारण करना, यानी कि जब वो अपनी समस्याएँ जान लेते हैं, अभी-अभी आपने सुना कि ग्रामीणों की आवश्यकताएँ मतलब जो भी उनकी समस्याएँ हैं, आवश्यकताएँ हैं, उनको वो पहचानते हैं। तो ग्रामीणों के कल्याण के लिए आवश्यकताओं का स्वयं निर्धारण करना, ग्रामीणों की सहायता करना, समस्याओं के समाधान हेतु संगठन संगठित प्रयास करना। मतलब समस्या जो भी है, पहले उस समस्या को समझेंगे, फिर उस समस्या का समाधान निकालेंगे और संगठित रूप से मिल-जुल कर सभी लोग प्रयास करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, जो भी हमारे पास प्राकृतिक साधन हैं, हमें उनका उपयोग करना चाहिए। समस्याओं की स्वयं पहचान करना, हम प्राकृतिक जो भी हमारी समस्याएँ हैं, हम स्वयं ग्रामीण उसे स्वयं पहचानता है। आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समस्या समाधान हेतु योजनाएँ बनाना और उनका क्रियान्वयन करना। यानी कि जो भी हमारी आवश्यकताएँ हैं, ग्रामीणों की जो भी आवश्यकताएँ हैं, उसकी पूर्ति के लिए जो भी समस्या है, उस समस्या का पहचान तो पहले ही कर लिया इन लोगों ने। अब समस्या के समाधान के लिए ये जो योजनाएँ बनाएँगे और इनका कार्यान्वयन भी करेंगे। सरकार से आर्थिक और तकनीकी सहायता तो प्राप्त है ही, ये हमने इतना बस यही इतना बातें अभी तक आपने समझी हैं। आपने क्या समझा? आपने ये समझा कि समुदाय क्या है और विकास क्या है। इसी में हमने समझा कि ये सामुदायिक विकास क्या है। तो ये जो सामुदायिक विकास है, ये आपका एक प्रक्रिया है, ये आपका एक प्राविधि है, जनता और सरकार का साझा प्रयास है, मिल-जुल कर प्रयास करते हैं। एक आंदोलन है, ग्रामीणों के कल्याण के लिए है, आवश्यकताओं का स्वयं निर्धारण करते हैं ये, ग्रामीणों की सहायता से जो समस्याएँ हैं, उनका समाधान करते हैं, वो भी संगठित रूप से करते हैं, ठीक? ये आपने एक प्रकार से जो सामुदायिक विकास की परिभाषा थी, उसके सार को आपने समझ लिया। अब अगर इसके आगे हम बात करें, तो सामुदायिक विकास के आवश्यक तत्व, यानी कि सामुदायिक विकास के आवश्यक तत्व कौन-कौन से हैं, ज़रा हम उन पर बात कर लेते हैं। तो एक सफल सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए आपको कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनका बहुत ही कह सकते हैं जिन पर आप बल दे सकते हैं या बल देना आवश्यक होता है। जैसे जैसे बेसिक नीड क्या है? यानी कि आधारीय आवश्यकता या फिर हम कहें बेसिक नीड। तो जो भी सामुदायिक कार्यक्रम बनाए जाएँ, वो समुदाय के नीड को, जो उनकी बेसिक नीड है, उन पर आधारित होनी चाहिए।
पहली योजना ऐसी हो जो लोगों के द्वारा चिन्हित की गई आवश्यकताओं पर आधारित हो, और जब आप दूसरी योजना बनाएं तो दूसरी योजना आपकी बहुउद्देशीय होनी चाहिए। ठीक। दूसरा है आपका मानसिक परिवर्तन यानी कि मेंटल चेंज। लोगों के विचार, सोच, अभिवृत्ति, उनमें परिवर्तन लाना उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितनी कि भौतिक उपलब्धियों को अर्जित करना इम्पोर्टेंट होता है। साथ ही साथ सामाजिक सहभागिता बढ़ाना। तो ये जो सामुदायिक विकास है, इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि लोगों की सहभागिता सामुदायिक कार्यक्रमों में प्रभावशाली ढंग से बढ़ाना, स्थानीय या फिर सरकार के विद्यमान रूप को पुनर्जीवित करना, प्रभावशाली स्थानीय प्रशासकों की ओर ले जाना। अगला जो इसके तत्व है वो है लीडरशिप, यानी कि जो लोकल लीडरशिप है यानी कि स्थानीय नेतृत्व है, उसका गुण होना। जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वहाँ के जो भी स्थानीय नेतृत्व को पहचानना, उनको बढ़ावा देना, उनको प्रशिक्षण भी देना चाहिए। अगला पॉइंट है आपका, यानी कि हम कह सकते हैं अगला तत्व, महिलाओं एवं युवाओं की सहभागिता। कोई भी कार्यक्रम तब सफल होता है जब वहाँ की महिलाएं, यानी कि जो आपका सामुदायिक विकास परियोजना है, इसमें महिलाओं और युवाओं का जो सहभागिता है वो होना बहुत आवश्यक है। ये कार्यक्रम को बढ़ावा देते हैं, हमारा कार्यक्रम लंबे समय तक चलता है और विकास भी करता है। तो ये सहभागिता का गुण होना चाहिए, चाहे आप सामुदायिक विकास कर रहे हो या फिर कोई और ही विकास कर रहे हो, तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास सहभागिता का गुण लोगों में विकसित होना चाहिए। अगला है सरकारी सहायता। एक प्रभावशाली सामुदायिक कार्यक्रम में सरकार के द्वारा आंतरिक और बाहरी तकनीकी, आर्थिक सहायता, ये सब मिलना चाहिए। अदरवाइज जो कार्यक्रम होता है वो सफल नहीं होता है। जब हमें सरकार से सहायता मिलती है, चाहे वो आर्थिक हो चाहे तकनीकी हो, जब वो सहायता मिलती है तो हमारा कार्यक्रम जो होता है वो सफल हो जाता है। अगला है आपका गैर सरकारी संगठनों के संसाधनों का प्रयोग। जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, इसमें गैर सरकारी संगठन में संसाधन का स्थानीय, राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण रूप से उपयोग होना चाहिए। जो भी हमारे, चाहे वो सरकारी हो या जो आपके गैर सरकारी संगठन के जो भी साधन हैं, उनका स्थानीय या अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय जो भी है, उसका पूरी तरह से उपयोग होना चाहिए। अगला है राष्ट्रीय प्रगति, यानी कि जो नेशनल प्रोग्रेस है, नेशनल प्रोग्रेस ये एक सामुदायिक विकास का एक आवश्यक तत्व होता है। राष्ट्र स्तर पर प्रभावशाली ढंग से ये कह सकते हैं जो ग्रामीणों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति अगर होना है, तो उनकी आर्थिक उन्नति होने पर ही पूरे राष्ट्र में समानांतर रूप से विकास हो सकता है। जब तक ग्रामीणों का सामाजिक विकास नहीं होगा, उनका आर्थिक विकास नहीं होगा, वो राष्ट्र का विकास नहीं कर सकते हैं। या ऐसे आप समझिए कि जो परिवार, हम एक परिवार की बात कर लेते हैं। अगर एक परिवार जो है आपका वो गरीब है, उसके खुद के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, वो क्या करेगा? वो समाज की उन्नति कर पाएगा? क्योंकि उन्नति तो हमारी परिवार से होगी। परिवार उठेगा, समाज उठेगा, समाज उठेगा, राष्ट्र उठेगा। ठीक? तो इसीलिए इनका जो ग्रामीण है, इनकी सामाजिक और आर्थिक उन्नति होना आवश्यक है। अगला है आपका नीतियों का निर्धारण। तो राष्ट्र स्तर पर प्रभावशाली ढंग से जो सामुदायिक कार्यक्रम है, इनके क्रियान्वयन के लिए स्थिर नीतियों को अपनाना, विशेष प्रशासनिक व्यवस्था करना, कर्मचारियों की भर्ती करना, प्रशिक्षण देना, स्थानीय और राष्ट्रीय संसाधनों को जुटाना, ये जो गतिशील बनाना, उनको शोधों का संगठन करना, प्रयोग करना, मूल्यांकन करना, ये सारी चीजें आवश्यक होती हैं। तो ये जो
जो भी आपने देखा तत्व, ये सारे सामुदायिक विकास के आवश्यक तत्व हैं। इनका होना अति आवश्यक है, या हम यूँ कह सकते हैं सामुदायिक विकास इन तत्वों पर निर्भर है। ये आपने देखा कि जो हमारे सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, उनके आवश्यक तत्व कौन-कौन से हैं। अब हम अगर बात कर लें कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विशेषताएँ क्या हैं? जैसे जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, उसकी कुछ विशेषताएँ होंगी। अगर हम उन विशेषताओं की चर्चा करें, तो सबसे पहली विशेषता जो आती है, वो ग्रामीण नेतृत्व का विकास करना। ग्रामीण नेतृत्व का विकास करना, यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीणों के लिए और ग्रामीणों के द्वारा किए जाने वाला कार्यक्रम है। ग्रामीण जनता अपने कल्याण के लिए गरीबी, भुखमरी, बीमारी या अशिक्षा, बेरोजगारी, अज्ञानता, इन सब से छुटकारा पाने के लिए मिल-जुल कर कार्य करता है। तो इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि उनमें आपसी सहयोग की भावना का विकास होगा। ग्रामीण नेता की पहचान होती है, वे अपनी समस्याओं की पहचान करने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक? दूसरा है सभी लोगों के लिए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किसी एक जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय, लिंग, आयु, इन सब के लिए नहीं होता है। ये चाहे वे हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, ये जो आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, ये सबके लिए होता है। अगला है आपका प्रजातांत्रिक विधि। प्रजातांत्रिक विधि का क्या मतलब होता है? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रजातांत्रिक तरीके से किया जाता है। इसमें सभी लोगों की बातों को, सभी लोगों की आवाज़ों को सुना जाता है, सभी की भावनाओं की कद्र की जाती है, सभी के कल्याण के लिए विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, सभी के विचारों को ध्यान में रखते हुए योजनाएँ बनाई जाती हैं, उनका क्रियान्वयन होता है, बाहरी व्यक्तियों का कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं होता है। अगला है स्थानीय संसाधनों का प्रयोग। जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, इसमें स्थानीय संसाधनों का प्रयोग भरपूर किया जाता है। वैसे आपको पता ही है कि जो हमारा प्रसार शिक्षा है, प्रसार शिक्षा में स्थानीय संसाधनों का प्रयोग अति आवश्यक होता है, महत्वपूर्ण होता है। चाहे वो ज़मीन हो या जंगल हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, नदी हो या नहर हो, कुछ भी हो, या वर्षा के जल का संरक्षण हो, कूड़े-करकट का निस्तारण करना हो, इन सभी के लिए जो भी ग्राम की छोटी से छोटी समस्याएँ हैं, इनके समाधान के लिए कार्य किया जाता है, इनके समाधान के लिए प्रयास किया जाता है। अगला है मानव और मानवीय तथा सामाजिक विकास पर बल। मानवीय तथा सामाजिक विकास पर बल, तो ये जो आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, इसमें भौतिक विकास के साथ ही साथ मनुष्यों के सद्गुणों के विकास पर जोर दिया जाता है। क्योंकि सभी संसाधनों का उपयोग मानव कल्याण के लिए ही करते हैं। वैज्ञानिक आविष्कार मनुष्य के कल्याण के लिए है। तो व्यक्ति का चरित्रवान होना ज़रूरी है। जब उसमें अच्छे नैतिक गुण होंगे, तभी वह अपना परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व के कल्याण के बारे में सोच सकता है। अगर उसके अंदर ही नैतिक गुण नहीं है, वो खुद ही जो है उसकी नैतिकता नहीं है उसके अंदर, तो वो दूसरों के बारे में क्या सोचेगा? जैसे अगर कोई परिवार का व्यक्ति है, खुद ही बीमार है, वो अपनी मदद खुद ही नहीं कर पा रहा है, तो वो दूसरों की मदद कैसे करेगा? दूसरों की मदद नहीं कर पाएगा तो अपने पूरे परिवार का कैसे करेगा? परिवार का नहीं कर पाएगा, समाज का कैसे करेगा? समाज का नहीं कर पाएगा तो राष्ट्र का क्या ही करेगा? ठीक? अगला है आपका आत्मनिर्भरता की भावना। जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, इसमें लोगों को आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित किया जाता है, और ये हमारे प्रसार शिक्षा का सिद्धांत ही है, स्वावलंबन का सिद्धांत, आत्मनिर्भरता का सिद्धांत। उन्हें ये सिखाया जाता है कि अपनी मदद आप स्वयं नहीं करते हैं, तो आपकी मदद भी भगवान नहीं कर सकता है। जो अपनी मदद करते हैं, उनकी मदद भगवान भी करता है।
तो अपनी मदद स्वयं करके सीखें, अपनी समस्याओं की पहचान करें, आवश्यकताओं को समझें, समस्याओं के हल ढूँढने का प्रयास करें। जो भी समस्याएँ हैं उनका समाधान स्वयं से करने का प्रयास करें। जब आप अपनी समस्याओं का स्वयं प्रयास करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करने में लगेंगे, तो आपकी समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से होगा। अगर आप भगवान के भरोसे बैठे हैं, तो आपका बेड़ा पार होने वाला नहीं है। ये सबके लिए है, ठीक? जब आप पढ़ाई करेंगे, जब आप प्रॉपर नोट्स बनाएँगे, तैयारी करेंगे, प्रैक्टिस लगाएँगे, तो भगवान भी आपकी मदद करेंगे। अगला पॉइंट है कि ग्रामीण जनता में प्रेरणा शक्ति का विकास। ग्रामीण जनता में प्रेरणा शक्ति का विकास, तो ग्रामीण जनता गरीबी के अभिशाप से शापित जीवन जी रही है। उनका जीवन अभाव और दुख दर्द से भरा है। बाढ़ हो, अकाल, इन सब के कारण वो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है, कहें तो वो दाने-दाने के लिए मोहताज होते हैं। तो वो पूरी तरह से भगवान पर आश्रित हो जाते हैं। सोचते हैं कि भगवान ने ही उनके भाग्य में गरीबी, बीमारी ये सारी चीज़ें लिखा है और वो इसके कारण को खोजने का प्रयास नहीं करते हैं, अपना विकास करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए प्रेरित किया जाता है। उनमें साहस, आत्मविश्वास, उनके अंदर जो भी छिपी हुई शक्तियाँ हैं, उनको बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है, उन्हें रोज़गार दिलाने का प्रयास किया जाता है, जिससे वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें, स्वावलंबी बन सकें। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से उनके अंदर जो भी कुरीतियाँ व्याप्त हैं, अंधविश्वास हैं, रूढ़वादी विचारधाराएँ हैं, इन सबको दूर करने का प्रयास किया जाता है और उनके भाग्यवादी दृष्टिकोण में भी परिवर्तन लाकर उनको कर्मवादी बनाने का प्रयास किया जाता है। मतलब आप भाग्य के भरोसे ना बैठिए, आप कर्म कीजिए, ताकि उनके जो जीवन स्तर है, उनके रहन-सहन का स्तर है, उसको सुधारा जा सके, उनको उठाया जा सके। ठीक? तो ये कुछ कह सकते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विशेषताएँ थी, आपने जिसको समझा। अब अगर हम इसके आगे बात करें, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। इसके उद्देश्यों में भी हर कई व्यक्तियों ने अलग-अलग मत दिए हैं। अगर हम बात कर रहे हैं, अब सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्य की बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले आपने क्या चर्चा किया? इससे पहले आपने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विशेषता पर चर्चा किया। तो हम ज़रा से इनके उद्देश्यों को भी देख ही लेते हैं, ठीक? उद्देश्य क्या थे? तो ये जो भारत है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास करना। ये क्या था? ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास करना, उनका सामाजिक, आर्थिक तथा मानसिक उन्नति लाना ताकि वो खुशहाल जीवन जी सकें। इसमें जो ग्रामीण थे आपके, ग्रामीण जनता के जीवन के हर एक पहलू के विकास की योजना है। इसके द्वारा जो भी आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, शैक्षणिक यानी कि हर एक क्षेत्र का विकास किया जाता है ताकि जो वो साधन संपन्न बन सके, खुशहाल जीवन को जी सकें। तो जो सामुदायिक विकास है, इसका उद्देश्य क्या हो जाता है? इसका उद्देश्य अगर हम देखें तो ग्रामीण समुदाय को आत्मनिर्भर बनाना, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ग्रामीण उद्योग धंधे आदि का विकास करके उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, उनको आत्मनिर्भर बनाना, उनको रोजगार देना, जिससे वो देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। ये बात आप हमेशा सुनते आ रहे हैं कि जब ग्रामीणों का विकास होगा तो देश का विकास होगा। ग्रामीण का विकास, समाज का विकास यानी कि समुदाय का विकास, समुदाय का विकास, राष्ट्र का विकास। तभी तो जब ग्रामीणों का जीवन अच्छा होगा, उनके पास रोजगार होगा, उनका जीवन स्तर ऊँचा उठेगा, तभी तो देश के योगदान दे पाएँगे देश के विकास में। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री, जो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के 3 मुख्य उद्देश्य बताए थे।
ये थोड़ा पॉइंट ध्यान रखिएगा, हम 2 लोगों के बारे में अभी चर्चा करेंगे कि जो भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, प्रधानमंत्री जो कि थे, उन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के मुख्य 3 उद्देश्य बताए थे। पहला, ग्रामीणों का चहुमुखी विकास करना। ग्रामीणों का चहुमुखी विकास करना उनका उद्देश्य था। उनका एक पक्ष नहीं, ना मतलब केवल आर्थिक नहीं, सामाजिक ही नहीं, उनका हर एक पहलू, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, नैतिक हो, शैक्षणिक हो, उनके चारों चहुमुखी विकास करना इनका उद्देश्य था। दूसरा था लोगों में सामुदायिक जीवन जीने की भावना पैदा करना। और तीसरा इन्होंने बताया कि जो इसका सामुदायिक विकास कार्यक्रम का तीसरा उद्देश्य था, वो था ग्रामीण नेतृत्व का विकास करना। यानी कि ग्रामीण नेतृत्व का विकास करना, ये हालाँकि ये चीज़ें आपने विशेषताओं में भी देखी है। ग्रामीणों का चहुमुखी विकास करना, लोगों में सामुदायिक जीवन जीने की भावना पैदा करना, साथ ही साथ ग्रामीण नेतृत्व का विकास करना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य था। वहीं अगर हम बात करें कृष्णामाचारी की, तो एक आपके जो श्री वीटी कृष्णामाचारी थे, इन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के 4 उद्देश्य बताए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 बताए, इन्होंने 4 बताए। क्या-क्या? पहला था सहकारिता का विकास करना। दूसरा इन्होंने बताया कि ग्रामीण बेरोजगार ग्रामीण लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना, जो कि आप शुरू से देखते आ रहे हैं कि प्रचार शिक्षा का भी यही हमारा उद्देश्य है, या जो भी कार्यक्रम चलाए गए उनका यही उद्देश्य था कि जो भी बेरोजगार ग्रामीण हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाए। अगला जो था वो था परंपरागत तथा पिछड़े हुए तरीके से खेती करने के ढंग में परिवर्तन लाकर आधुनिक ढंग से खेती करने के लिए प्रेरित करना तथा आर्थिक एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना, ताकि फसल उत्पादन में बढ़ोतरी की जाए। यानी कि जो भी नए तकनीकी अनुसंधान खोज हुए हैं, उनको इन्हें बताया जाए, जिससे जो इनका पुराना खेती करने का ढंग है, जो पुराना तरीका है, उसमें ये परिवर्तन ला सकें और जो इनकी पैदावार है फसलों की, उसमें बढ़ोतरी हो सके। और चौथा उद्देश्य इन्होंने बताया कि सामुदायिक हितों के लिए प्राकृतिक उपलब्ध साधनों को अधिक से अधिक जुटाना। ये जो समुदाय के हित के लिए जो भी प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं, उनको अधिक से अधिक जुटाना, ये इनका उद्देश्य था। इन्होंने इस 4 उद्देश्य पर बात की थी। किसने? तो जो ये आपके कृष्णामाचारी थे। इसी के साथ ही साथ कई चीज़ों में, जैसे सामान्य तौर पर जो सामुदायिक विकास के उद्देश्य थे उसको 3 बाँटा गया था। यानी कि एक था आपका आधारभूत उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। तो आधारभूत उद्देश्य में यही रखा गया था कि जो भी बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार दिलाया जाए, इनके भौतिक सुख-सुविधाओं को उपलब्ध करवाया जाए, जो भी सीमित साधन हैं उनके अनुरूप इनको मदद दिलाई जाए। अगर हम सामान्य उद्देश्य की बात करें तो इनको जैसे कृषि पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, कृषि पर आधारित जो भी उद्योग धंधे हैं उसके बारे में बताया जाए, लघु कुटीर उद्योग को बताया जाए, स्वच्छता और हवादार हवा की व्यवस्था की जाए, मनोरंजन की व्यवस्था की जाए। अगर थोड़ी-सी हम विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो ग्रामीण साधनों का विकास करना, प्रजातांत्रिक तरीके से काम करना, ग्रामीणों का नेतृत्व करना, ये सारी विशेषताएँ, सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं और यही चीज़ें इन्होंने इसमें भी बताई हैं। तो आपने जो ये 2 लोगों के आधार पर उद्देश्यों का आपने उद्देश्य देखे, यही कुल मिलाकर पूरा उद्देश्य ही यही था। ठीक? अब अगर हम बात करें, ये आपने क्या-क्या देखा? आपने सबसे पहले ये देखा कि आपका सामुदायिक विकास क्या है, सामुदायिक विकास के अर्थ को समझा, आपने उद्देश्य समझा, आपने मतलब सामुदायिक समझा, सामुदायिक विकास समझा, सामुदायिक विकास के अर्थ को समझा आपने, साथ ही साथ आपने सामुदायिक विकास के आवश्यक तत्व देखे, आपने सामुदायिक विकास की आवश्यकताओं को देखा और लास्ट में अभी-अभी जो आपने समझा वो समझा सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्यों को समझा। अगर हम एक पॉइंट और समझें अभी, तो वो आ जाता है आपका सामुदायिक विकास कार्य।
यानी कि सामुदायिक विकास के कार्य क्या-क्या हैं, ज़रा हम इन पर नज़र डाल लेते हैं कि सामुदायिक विकास के कार्य क्या हैं। हमें कार्यों के बारे में थोड़ा समझना है। वैसे तो हमने काफ़ी कुछ समझ लिया है, लेकिन अब हम समझते हैं कि सामुदायिक विकास के कार्य क्या हैं या सामुदायिक विकास कार्य क्या होता है। तो जैसे कि आपको पहले ही पता है कि जो हमारा सामुदायिक विकास कार्य है, पहले ही आपको पता है कि एक जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, जिसमें निवास करने वाले लोग अपनी रुचि, समस्या, संस्कृत इनकी एक जैसी होती है, रीति-रिवाज एक जैसे होते हैं, खान-पान का ढंग एक जैसा होता है, समुदाय कहलाते हैं। समुदाय के लोग जिन कार्यों को आपसी सहमति से मिल-जुल कर करते हैं, वही आपका सामुदायिक कार्य कहलाता है। इसमें आपका मुख्य रूप से 4 कार्य आते हैं। वो 4 कार्य कौन-कौन से हैं, ज़रा हम उन पर भी नज़र डाल लेते हैं। अगर पहले कार्य की बात करें हम, तो पहला कार्य है आपका स्वनिर्माण, स्वनिर्धारण है। स्वनिर्धारण का मतलब क्या है? तो आपको पता है कि समुदाय के लोगों की समस्याएँ लगभग एक जैसी होती हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र में बाढ़ आ गया है, तो बाढ़ आने की समस्या उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों के लिए आती है। सभी के खेती की फसलें बर्बाद हो जाती हैं, नुकसान सभी का होता है। सिंचाई के साधन नहीं है तो ये सबके लिए समस्या है। अगर जैसे तालाब से सींच रहे हैं तो ये सबके लिए सुविधा है, अगर तालाब नहीं है, पोखर नहीं है तो ये समस्या सबकी है। तो उस क्षेत्र के समस्त लोगों को फसल उगाने, सिंचाई के लिए जो भी समस्या आती हैं, अगर वर्षा नहीं होती है तो खेती सूख जाती है, फसल बेकार हो जाते हैं। लोगों का निर्धारण करना स्वतः ही आना चाहिए। जैसे लोगों को अपनी समस्या के बारे में स्वतः पता होना चाहिए। समस्या की पहचान सामुदायिक विकास कार्यकर्ता के द्वारा की जाती है। सामुदायिक विकास कार्यकर्ता कोई मतलब ऐसे बाहरी व्यक्ति होता है जिसे उस क्षेत्र या समस्या का पूरा ज्ञान होता है और वो ना ही एक प्राथमिकता के आधार पर उन समस्याओं का चयन कर पाता है। तो इस कारण वो जिन समस्याओं की पहचान करने का समाधान करता है, वह समुदाय के लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है जितना कि होना चाहिए। इसीलिए ज़रूरी है कि पहले उन समस्याओं का निराकरण किया जाए, जो समुदाय के लोग महसूस कर रहे हैं। जैसे बाढ़ से छुटकारा पाने के लिए ऐसे बाँध बनाने चाहिए जिससे जो बरसात में उनके खेतों में फसल बर्बाद ना हो। पशु और जो भी जान-माल की हानि होती है, वो ना हो। इसी प्रकार से अगर सूखे से बचने के लिए सिंचाई के साधन हैं, नहर हैं, तो इन सब की व्यवस्था की जानी चाहिए। लेकिन उससे पहले जो ग्रामीण हैं, उनको अपनी समस्याओं के बारे में स्वयं समझना चाहिए, स्वनिर्धारण करना चाहिए। ठीक? दूसरी जो आपकी कह सकते हैं जो दूसरा कार्य है, वो ये होता है कि सामुदायिक चाल या फिर गति कह सकते हैं। तो हर एक समुदाय में कार्य करने के कई ढंग होते हैं, गति होती हैं, तकनीकी होती हैं। ये जो व्यक्ति होते हैं, एक व्यक्ति अलग-अलग होता है, अलग-अलग तरीके से काम करता है। इनकी जो गति होती है वो भी अलग-अलग होती है और कुछ लोग जल्दी से कार्य को ख़त्म कर लेते हैं, कुछ लोग धीरे कार्य करते हैं। तो ये हर एक व्यक्ति का अपना अलग-अलग होता है कि उसकी चाल-ढाल कैसे है, उसके कार्य करने का तरीका कैसे है, किस तरह से वो परिवर्तन ला सकता है, किस तरह से नहीं ला सकता है। तो प्रगतिशील और विकास या विकसित समाज में परिवर्तन लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ लोग जो होते हैं, जैसे जो पिछड़े लोग होते हैं, वो परिवर्तन लाने को मतलब एक दृढ़ हो जाते हैं कि नहीं हमें तो परिवर्तन नहीं लाना है। तो वे आसानी से दूसरे की बातों को नहीं मानते हैं। लेकिन जो थोड़ा क्या होते हैं प्रगतिशील होते हैं या विकसित समाज के होते हैं, तो वो जल्दी से बातों को मान लेते हैं और परंपराओं में चली आ रही कार्यशैली में परिवर्तन लाना संभव नहीं होता है। ये परिवर्तन भी ला सकते हैं जो शिक्षित होंगे और जो शिक्षित नहीं होंगे या जो प्रगतिशील नहीं होंगे, उनके लिए परिवर्तन लाना आसान नहीं होता है।
अगला पॉइंट आ जाता है आपका सामुदायिक क्षमता में वृद्धि। सामुदायिक क्षमता में वृद्धि अनुभवों में ये पता चलता है कि अगर समुदाय के किसी एक समस्या का सफलतापूर्वक समाधान कर दिया गया है, तो दूसरी समस्याओं का समाधान करना आसान हो जाता है। जैसे अगर आप एक कठिन कार्य कर लेते हैं, तो दूसरे कठिन कार्य के लिए आप तैयार हो जाते हैं। तो उसी तरह से होता है कि जो समुदाय में अगर किसी समस्या का समाधान सही तरीके से सफलतापूर्वक हो जाता है, तो दूसरी चुनौती के लिए या दूसरे समस्या के लिए हम तैयार रहते हैं, उसका समाधान आसानी से कर लेते हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि ग्रामीणों में सामुदायिक विकास कार्यकर्ता के प्रति विश्वास हो जाता है या वे अपने अन्य समस्याओं की पहचान भी आसानी से कर लेते हैं। इतना ही नहीं, समुदाय के सभी लोग मिल-जुल कर उस समस्या का निदान करने में जुट जाते हैं क्योंकि आपको पता है इस समुदाय में एक सामुदायिक भावना होती है। तो एक प्रकार से ऐसे कह सकते हैं कि वे दूसरों की समस्या को अपनी समस्या समझते हैं और वो मिल-जुल कर समस्याओं का समाधान करते हैं। वैसे भी जो समुदाय की समस्या है, वो हर व्यक्ति की समस्या है, किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं होती है। तो इसीलिए जब भी कोई समस्या आता है तो उसको जो भी ग्रामीण हैं, वो आपस में मिलकर कार्य करते हैं, आपस में समस्याओं का समाधान करते हैं। अगला पॉइंट है परिवर्तन की इच्छा। किसी भी समुदाय में वांछित परिवर्तन लाने के लिए वहाँ के लोगों की इच्छा में परिवर्तन लाना ज़रूरी होता है। जब तक वो स्वयं नहीं चाहेंगे, उनमें परिवर्तन जो वर्तमान स्थिति है, उसमें सुधार आए, तो वे उसमें सुधार नहीं ला पाएँगे। वे दयनीय स्थितियों से छुटकारा पाने के लिए स्वयं प्रयास नहीं करेंगे, तो उनको कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी संगठन, चाहे वो कोई भी सरकार हो, उनकी उस दयनीय स्थिति से उनको मुक्ति नहीं दिला पाएगी। अगर कोई अपनी समस्या का समाधान नहीं चाहता है तो कोई भी व्यक्ति उसकी समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा। इसीलिए लोगों में परिवर्तन का जो दिली तमन्ना होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कि उन्हें ऐसा लगे कि उन्हें दिल से परिवर्तन करना है, उन्हें स्वयं परिवर्तन करना है, तभी वो परिवर्तन कर सकते हैं। कोई भी तकनीक हुआ, औज़ार हुआ, उपकरण हुआ, ज्ञान हुआ, भले ही कितना ही अधिक उपयोगी और लाभदायी क्यों ना हो, अगर उन्हें ग्रामवासी अपने दिल से नहीं अपनाते हैं, उन्हें नहीं चाहेंगे अपनाना, तो वो अपना नहीं सकेंगे। उन्हें आप ज़बरदस्ती भी नहीं अपना सकते हैं। जैसे अगर आपको नहीं पढ़ना है, तो आपको कितनी भी सुख-सुविधाएँ दे दी जाएँ, बुक सारे आ जाएँ, आपको ऑनलाइन माध्यम भी आपको पढ़ाया जाए, ऑफ़लाइन भी पढ़ाया जाए, आपको घर से ऑफ़लाइन सेंटर तक छोड़ दिया जाए, वहाँ से ले आया जाए, लेकिन अगर आपको नहीं पढ़ना है, तो नहीं पढ़ना है। अगर आपने ठान लिया है कि हमें नहीं पढ़ना है, तो नहीं पढ़ना है। वहीं अगर आपने खुद ठान लिया है कि हमें पढ़ना है, तो आप चाहे जैसे किसी भी परिस्थिति में पढ़ सकते हैं। तो वैसे ग्रामीण भी हैं, अगर वो जब तक खुद से नहीं चाहेंगे कि हम परिवर्तन करें, तब तक परिवर्तन नहीं आ सकता है, कोई कुछ भी कर ले। चाहे वो कोई भी संस्था आ जाए, कोई भी व्यक्ति आ जाए, कोई भी संगठन आ जाए, कोई भी सरकार आ जाए, लेकिन उनमें परिवर्तन नहीं ला सकती है। उनको स्वयं को परिवर्तन करना होगा, खुद के लिए कार्य करना होगा, ठीक? तो ये अभी आपने क्या समझा? ये अभी आपने थोड़ा-सा सामुदायिक कार्य समझे हैं, सामुदायिक विकास के कार्य समझे हैं। अभी आपका ये कल की क्लास में ख़त्म होगा। तो ये आज की क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर हम इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको पता है अभी हमें सामुदायिक कार्य के कुछ मुख्य भागों पर भी चर्चा करना है। ये भी थोड़ा-सा लंबा पॉइंट है आपका। साथ ही साथ हम देखेंगे कि इसके महत्व क्या हैं? जो ये हम सामुदायिक विकास पढ़ रहे हैं, इसके क्षेत्र क्या हैं, इसके महत्व क्या हैं और इसी के साथ ही साथ हम थोड़ा-सा इसके प्रशासनिक ढाँचा पर बात करेंगे। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो हमारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, कल की क्लास में समाप्त होगा।
आज के लिए बस हम यही इतना रखेंगे। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।